हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। राइट्स ऑफ पॉनर, ड्यूटीज ऑफ पॉनी। मैंने आपको एक बार कहा था रीड करना है, कर सकते हो आप। ठीक है जी, पहले मैं ऐसा करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक कर लेती हूँ, फिर मैं इस पर आ जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं गो थ्रू आपको करा दूंगी। प्लेज बाय नॉन ऑनर्स करते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है 4 to 5 मार्क्स का। इजीली ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन जाता है। बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप कह सकते हो कि अगर केस लॉ भी बनेगा तो स्ट्राइक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट माइंड में आ जाएगा, हाँ ये वो वाला टॉपिक है। और उसके पॉइंट्स आपको जो भी, जैसे ये स्टडी मैट ने जो भी हेडिंग्स दी हुई है वो टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है जी। प्लेज बाय नॉन ओनर्स, आप कहोगे भाई प्लेज तो ओनर ही करता था, उसका नाम पॉनर होता था। बट क्या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती जब प्लेज करने वाला पर्सन ही ओनर नहीं है? ठीक है जी, आप कहोगे हो सकता है भाई, अगर ओनर किसी पर्सन को कहे, ठीक है, कि जाओ और ये मेरे जो गुड्स हैं जाके प्लेज करके आओ, है ना, ये जो मेरा कोई आर्टिकल है इसको प्लेज करके आओ, तो ऐसे केस के अंदर प्लेज बाय नॉन ओनर वैलिड हो सकता है। और जी चेक करते हैं, सेक्शन 178 की हेडिंग रीड करना आपने। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट आप समझते हो, कमर्शियल एजेंट है, बिजनेस एजेंट है। यानी कि अगर मिस्टर ए ने कोई बिजनेस एजेंट अपने बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कोई एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है, तो वो एजेंट क्या कर रहा है, बेसिकली वो पब्लिक के सामने, थर्ड पार्टी के सामने, दुनिया के सामने मिस्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक होती है बात। तो मिस्टर ए ने क्या बोला उस एजेंट को, मिस्टर ए ने बोला कि ऐसा है एजेंट, तुम ये सामान लेके जाओ, उस मनी लेंडर के पास जाओ और वहां से क्या लेकर आओ, पैसा लेकर आओ, प्लेज कर देना। ठीक है जी, वो लोन के अमाउंट में तुम्हें इतना पैसा देगा, ऐसा प्रॉपर अग्रीमेंट बना के आओ। भाई मिस्टर ए नहीं जा रहा, उसकी जगह पे उसका एजेंट जा रहा है, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है जब मिस्टर ए ने ही अपने एजेंट को भेजा है। ठीक है जी, चलते एक बार रीड कर लेती हूँ मैं आपके साथ। मर्केंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, हाईलाइट करना है आपने, इन पोजेशन ऑफ गुड्स है या डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या बनता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? भाई गुड्स तो पड़े हुए हैं वेयर हाउस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रिसिप्ट है वेयर हाउस की वो पड़ी हुई है एजेंट के पास। एनी प्लेज मेड बाय हिम एक्टिंग इन द, हाईलाइट करना है आपने, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ही है, जो सामान लेना देना, पैसा लेना, वो सारा जो उनका काम है, स्टील का काम है, प्लाईवुड का काम है, मेटल का काम है, जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग वो ही काम के अंदर कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर काम है स्टील का तो एजेंट जाके पर्सन मिस्टर ए के बिहाफ पे कोई प्लॉट खरीद रहा है या प्लॉट बेच रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो उनका काम है वही काम करने की बात हो रही है यहाँ पे। shall be valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same। माना जा रहा है कि वो पर्सन जो मिस्टर ए था उसी ने उसको भेज रखा है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? भाई जो एजेंट का मनी लेंडर के साथ हुआ है, प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट द पॉनी एक्ट्स इन गुड फेथ, मतलब बात को बहुत ध्यान से समझना है आपने। मतलब कहता है कि जब एजेंट गया मनी लेंडर के पास, पॉनी के पास, तो पॉनी ने कहा, मनी लेंडर ने कहा, माइंड में कोई बात समझी। क्या समझी उसने? वो कहता है कि भाई ये तो जो पर्सन आया है ये असल में ये काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, ये उसे पता है। जैसे कि मान लो मेटल का काम है, ठीक है जी, मिस्टर ए का एक एजेंट है मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर एजेंट ही रख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, मिस्टर एजेंट। ठीक है जी, मिस्टर एजेंट गया है मनी लेंडर के पास, किस क्या लेके? वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ सपोजिंगली कुछ आउट ऑफ द वे कोई काम, जैसे स्टील का काम है तो वो मिस्टर ए के घर का फर्नीचर है ना, या कोई और चीज, ऐसा कोई पर्सनल सामान, कुछ और चीज लेकर आया, गाड़ी लेके आ गया मिस्टर ए, ठीक है जी, और आके कहता है कि भाई इसके बदले पे तुम पैसा दे दो। अब मनी लेंडर को अच्छे से बात समझ में आ गई, उसे पता है, ठीक है, हो सकता है उसने ओवरहियर कर लिया, हो सकता है उसने देख लिया, सुन लिया, कुछ भी हो सकता है, उसे पता है कि ये एजेंट को ये अथॉरिटी नहीं है। ठीक है जी, पर एजेंट ने बोला मेरा क्या जा रहा है, आया है मैं दे देता हूँ, उसकी गाड़ी की चाबी लेके आया, गाड़ी लेके आया, ठीक है, मैं पैसा देता हूँ, गाड़ी रख लेता हूँ, मेरे को तो फायदा ही होगा।
अगर ये कल को नहीं भी पैसा वापस करेगा तो मैं तो जो मिस्टर ए हैं उनको कह दूंगा भाई मैंने कार आपकी रख ली है, लियन एक्सरसाइज कर लूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात ठीक लग रही है? भाई पौनिया, जब तुम्हें पता ही था कि ऐसी चीज है, ये प्रॉब्लम है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना? तुम पैसा क्यों दे रहे हो उस पर्सन को जब तुम्हें ये बात पता ही है अच्छे से? तो भाई ऐसे केस की बात करता है, ये गुड फेथ नहीं माना जाएगा। तो भाई पौनी इज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ, ठीक है जी। ही हैज नॉट एट द टाइम ऑफ द प्लेज नोटिस, अगर नोटिस है, जैसा इस केस में पर्टिकुलर नोटिस का मतलब क्या है, ही इज अवेयर, है ना, हैज नोट एट द टाइम ऑफ प्लेज नोटिस, इसके ऊपर लिख लो कि भाई अवेयर, नोटिस होते हैं यहाँ पे अवेयर। पॉनर हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज, अगर उसे पता है तो ऐसे केस में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। वैलिड तभी माना जाएगा जब पॉनी को नहीं पता है कि एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है। एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे केस के अंदर तो भाई सिंपल सी बात है ना, अगर हम देखें अथॉरिटी कब मिलती है, जब वो खुद से कहेगा, ठीक है ना। तो वो साफ से एक बात कहता है भाई पहली बात है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है जी। गुड्स किसकी पोजीशन में होने चाहिए, एजेंट की पोजीशन में होने चाहिए, तो वैलिड माना जाएगा, सिंपल। साथ में पॉनी एक्ट्स इन गुड फेथ, यानी कि उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी मनी लेंडर या पॉनी के पास जिससे कि उसे लगे कि ये एजेंट के पास नो अथॉरिटी टू प्लेज है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक होती है बात, आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन मर्केंटाइल एजेंट टाइटल ऑफ गुड्स सेल ऑफ गुड्स आपके हैं, एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। जनरली क्या है, ओनर ही करते हैं, बट कई बार मर्केंटाइल एजेंट करते हैं। कंडीशंस चेक करनी है और ये आपको लर्न करनी है। पर्सन प्लेजिंग द गुड्स मस्ट बी अ मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट पोजीशन में होगा, या टाइटल ऑफ गुड्स का डॉक्यूमेंट उसके पास होगा। कंसेंट ऑफ द ओनर, पोजेशन कोई गलत तरीके से है, ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। एजेंसी का पॉइंट पूरा देखेंगे थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं, प्लेज मस्ट हैव बीन मेड बाय मर्केंटाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मेटल का काम है तो मेटल के लिए लोन है, मेटल के गुड्स हैं, यही बात करने की है। Pledge must acting in the good faith. The pledgee must be acting in the good faith. Pledgee should have no notice of defect of the title. यही बात जो ऊपर हमने की है वो पॉइंट्स में दे दी है तो इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने फाउंडेशन में किया हुआ है, ठीक है जी। माइंड में कुछ भी रख सकते हो, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, कोई भी बात रख सकते हो। प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजेशन, उसने गुड्स तो ले लिए हैं पर कैसे लिए हैं भाई, अंडर इन्फ्लुएंस से, कोर्जन से उसने गुड्स लिए हैं, ठीक है जी। चेक करते हैं, कह रहा है पॉनर हैज ऑब्टेन पोजीशन प्लेज बाय अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ द प्लेज। याद आ जाएगा आपको, ठीक है ना, जब पर्सन ने गुड्स ले लिए हैं, ठीक है चाहे कोर्जन है चाहे अंडर इन्फ्लुएंस है, ठीक है, चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन जो भी है इसके अंदर, पर वो अभी कोर्ट में दूसरा पार्टी जिसके गुड्स थे, ओनर कोर्ट नहीं गया है। तो ऐसा होता था ना, याद हो जाएगा आपको कि या तो ओनर क्या करेगा, वैलिड बना लेगा या वॉइड बना लेगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कहते थे। तो जब तक वो कोर्ट में नहीं गया तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है जी। अभी वो कोर्ट में नहीं गया, पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। ऐसे केस में फटाफट से जाके जो भी पर्सन है, जो गलत पर्सन कह सकती हूँ मैं उसे, जिसने अंडर इन्फ्लुएंस किया है और क्या फ्रॉड, या सिंपल सी बात कह सकते हो इसके अंदर कि अंडर इन्फ्लुएंस किया है, कोर्जन किया है, तो ऐसे केस के अंदर वो पर्सन क्या करेगा, जाके उसने गिरवी रख दिया सामान, ठीक है जी। अब ऐसे केस में बताओ, क्या पॉनी जो मनी लेंडर है उसके पास आप कह सकते हो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है उस चोर पर्सन टाइप के पर्सन का? देखा जाए तो उसकी गलती नहीं है, ठीक है, और अभी तक जो ओनर था वो कोर्ट में गया नहीं है ना। तो ऐसे केस में एक बहुत सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, प्रोवाइडेड मनी लेंडर को पता नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तो गलत तरीके से लिया गया सामान है। उसे नॉर्मली उसने कहा कि हाँ ठीक है, कोई आया है अपना ये सामान लेकर आया है, गोल्ड लेकर आया मान लो,
ठीक है, ये प्लेज करना चाह रहा है तो ठीक है मैं इसे पैसा देता हूँ। उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि यहाँ पे तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक होती है बात। कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं हुआ है, पॉनी एक्वायर्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स प्रोवाइडेड ही एक्ट्स इन गुड फेथ। आगे चलते हैं, सेक्शन 179 चेक करते हैं। प्लेज वेयर कॉर्नर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, बहुत सिंपल है। इसमें पर्सन प्लेज कर रहा है गुड्स को जिसमें उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो प्लेज को कितना हम एक बार को वैलिड मानेंगे, भाई उतना ही वैलिड मानेंगे जितना उसका इंटरेस्ट है, ठीक है ना। जितना भी मान लो उसका 20, 30, 40, 80 जितना भी परसेंट इंटरेस्ट है उतने तक का ही हम उसको वैलिड मानेंगे, उसके बाद वो वैलिड नहीं मानेंगे। आगे चलते हैं। प्लेज बाय अ को-ओनर इन पोजेशन where the goods are owned by many persons with the consent of the other owners. The goods are left in the possession of one of the co-owners. Such a co-owner may make a valid possession of pledge of the goods in his possession. क्या बात बनती है भाई, अगर एक पर्सन है, ठीक है, उसी के पास सारे गुड्स पड़े हैं बट उसके ओनर कौन है, उसके ओनर 4 पर्सन हैं, ठीक है जी। तो ऐसे केस के अंदर क्या एक ही पर्सन जिसके पास सारा सामान पड़ा है वो जाके प्लेज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ माना जा रहा है कि उस पर्सन के पास अथॉरिटी है। जब 4 लोगों ने मिल या 3 लोगों ने मिल के एक ही के घर सामान रख दिया है तो माना जा रहा है उन्हें उस पर फेथ था, ठीक है। तो अगर वो प्लेज भी करेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि बाकी के 3 को पता है उस प्लेज के बारे में। आगे चलते हैं। प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजेशन, बात को समझ लेते हैं। कहता है सेल कर दिया एक सेलर ने सामान, बाइसिकल के एग्जांपल दिया है वही ले लो चाहे। अब क्या है, सेल कर दिया पर वो पर्सन बायर जो है लेके नहीं गया, बाइसिकल पड़ी हुई है। अब ऐसे केस के अंदर सेलर ने क्या किया, सेलर ने जाके वो साइकिल किसी को प्लेज कर दी, ठीक है जी। जिसको प्लेज की है पॉनी, उसको नहीं पता कि ये तो बिकी हुई साइकिल है, ठीक है जी। उसने गुड फेथ में काम किया है, इसे वैलिड प्लेज माना जाएगा। आप कहोगे भाई ये तो गलत है, जैसा भी सोचो, ठीक है, गलत है सही है, पर यहाँ पे क्या चीज हो रही है, पॉनी के इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया और कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। पॉनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे एक वैलिड प्लेज माना गया। तो क्या ऐसे केस में वो जो पर्सन साइकिल लेके गया, परचेज की बायर था, तो ऑब्वियस ही बात है वो कुछ और दूसरी साइकिल ले जाएगा या साइकिल का पैसा ले जाएगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, ठीक है। पर प्लेज की अगर हम बात करें तो प्लेज वैलिड मानी जाएगी, ठीक होती बात नहीं आती। अब इसके बाद हम ना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 3 एजेंसी, ठीक है जी। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँ कि फर्स्ट सेकंड यूनिट में बेस बन गया, फर्स्ट एंड हाफ 1.5 में बेस बन गया आपका। तो बाकी का आधा चैप्टर आप यूनिट देखा होगा आपने कि जैसे मैंने ड्यूटीज वगैरह का भी बोला आपको कि बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। और कई चीजें लास्ट में हमने देखी बहुत ज्यादा रिपीट हो रही थी, ठीक है जी। तो एजेंसी वगैरह बहुत सिंपल रहेगी। फर्स्ट यूनिट को अपना बेस बना के चलना है आपने, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाना है आपने। एजेंसी चेक करते हैं, एजेंसी की बात समझ लेते हैं। नो डाउट सबको पता है, अभी एजेंसी का टॉपिक पॉइंट भी किया हमने। एक पर्सन है मिस्टर ए, उसने किसी को अभी बोला, जैसे मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को है ना, अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस्टर बी एज एजेंट अपॉइंट किया है, ठीक है जी। तो वो मिस्टर बी क्या कर रहा है, वो डीलिंग्स करेगा, जो भी खरीदना है, जो भी बेचना, जो भी उसे बोला जाएगा, जो मिस्टर ए बोलेगा। मिस्टर ए का नाम क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल। मिस्टर बी का नाम क्या है यहाँ पे, एजेंट। और जहां जाके वो खरीद रहा है, बेच रहा है, किसके कहने पे, प्रिंसिपल के कहने पे, वो थर्ड पार्टी हो जाएगी, तीसरा पर्सन है जिससे जाके खरीदा बेचा जा रहा है, ठीक है जी। बस बहुत सिंपल ये बात है। कहता है व्हाट इज एजेंसी, कहता है कुछ नहीं लिखा है आपके अंदर, पर एजेंट इज अ पर्सन, अंडरलाइन कर लेना है, एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, या रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को डीलिंग्स में विद अ थर्ड पर्सन। पर्सन जिसके लिए किया जा रहा है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। कैसे बात समझ में आएगा कि ये पर्सन एजेंट ही है, कहते हैं 2 बातें समझ लो। पहली बात तो क्या है, जब एजेंट गया थर्ड पार्टी के पास, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कुछ खरीदने का, कुछ बेचने का, ठीक है जी। सबको पता है कि हाँ वो प्रिंसिपल मिस्टर ए का एजेंट है, ठीक है जी। ऐसे केस में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो कि उसने 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से सेल की बात, ठीक है जी। अब ऐसे केस में क्या
प्रिंसिपल बाद में कहेगा नहीं मैं तो 22 रुपीज में ही बेचूंगा, नहीं, बाइंड हो जाएगा प्रिंसिपल, बिल्कुल हो जाएगा। एजेंट ने बाइंड कर दिया है प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के सामने, ठीक है जी। थर्ड पार्टी के सामने क्या होगा, वो सामान बेचा जाएगा कितने में, 20 पर यूनिट में ही बेचा जाएगा, ठीक है जी। थर्ड पार्टी के लिए आंसरेबल है प्रिंसिपल, मतलब गुड्स सामान टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है जी। बेचने की जो बात हुई थी 1 वीक की बात हुई थी, 2 वीक्स होने वाले, कौन आंसरेबल है, एजेंट कहेगा भाई मेरा काम तो डीलिंग है, ऐसा भी कह सकता है वो, ठीक है, या वो प्रिंसिपल से बात करेगा। पर क्या प्रिंसिपल अकाउंटेबल, जवाबदेही है प्रिंसिपल की थर्ड पार्टी को, बिल्कुल है। चाहे कौन आप कहोगे कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट ने बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंसिपल ने देखा ही नहीं है थर्ड पार्टी को, ऐसा भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, बट आंसरेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, वेदर ही कैन एस्टैब्लिश ड्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने केस करना है, किस पे करे, एजेंट पे करेगी कि प्रिंसिपल पे करेगी, तो प्रिंसिपल पे करेगा, उसके कहने पे एजेंट काम कर रहा है, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट चाहे एजेंट बना रहा है, बट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बन रहा है, प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में बन रहा है। अगर आंसर क्वेश्चन का यस है तो रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी बनता है, ठीक है जी। देखो जी, एक आपने देखना है यहाँ पे, मैक्सिम चेक करना है, कहते हैं दैट इज ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एजेंट एक्टिंग, मतलब भाई चाहे आपका एजेंट जा रहा है तो माना जाएगा आप ही जा रहे हो, जो भी आपने बात की, आपने 20 रुपीज पर यूनिट का, आपने 22 पर, जो भी का आपने, माना जाएगा कि प्रिंसिपल ही कह रहा है, चाहे वो एजेंट ने कहा है। आगे चलते हैं, हुमें एम्प्लॉयर एंड एजेंट, बहुत सिंपल है, मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, ठीक है जी। सेक्शन 184 पे आ जाना, बहुत सिंपल बात है, कहता है इन अदर वर्ड्स यू नो माइनर कैन बिकम एन एजेंट, पर क्या वो कभी लाइबल होगा किसी बात के लिए, नहीं लाइबल होगा, ठीक है ना। आप मेरी बात समझना, जो मैंने एग्जांपल है मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ। प्रिंसिपल ने कहा था कि 22 रुपीज का बेच के आना, एजेंट की माइंड में पता नहीं क्या है, जाके 20 रुपीज पर यूनिट की बात कर, ठीक है। अब ऐसे केस के अंदर बेचा कितने में जाएगा सामान, 20 रुपीज में ही बेचा जाएगा, ठीक है जी। पर क्या प्रिंसिपल एजेंट को छोड़ेगा, वो तो 2 रुपए पर यूनिट एजेंट से लेगा, ठीक है जी। पर अगर एजेंट है माइनर तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बात नहीं की जाएगी, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। एग्जाम्पल देख लेना आपने इसमें, पी अपॉइंट्स क्यू माइनर है, अपनी कार बेचने के लिए कहा, उसे 2.5 लाख की बेचना, 2 लाख में बेचा, या क्या करें, को कुछ नहीं कर सकते, बेचने कितने हुए हैं, 2 लाख में बेचनी है, बेच बिक गई है, ठीक है, आप 50,000 रुपए लोगे, नहीं ले सकते आप माइनर। कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, ठीक है जी। आपस में कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, एक पर्सन प्रिंसिपल है, उसने एजेंट को अपॉइंट किया, क्या वो उसको एजेंसी का काम करने के कुछ रेम्यूनरेशन देगा, देगा, वो कंसिडरेशन की बात नहीं की जा रही है, वो रेम्यूनरेशन है, वो मिलेगी उसे, ठीक है जी। पर क्या उस एजेंट को कोई और कंसिडरेशन मिल रही है, भाई उसके अलावा कोई कंसिडरेशन जरूरी ही नहीं है, चाहिए ही नहीं है, वो काम कर रहा है, उसको उसके हिसाब से कमीशन पैसा जो भी पर मंथ मिलना है, जो भी मिलना है, शेयर मिलना है, वो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट इसके अलावा कोई कंसिडरेशन होने की जरूरत नहीं है। क्रिएशन ऑफ एजेंसी चेक करते हैं कैसे कैसे क्रिएशन होती है। सेक्शन 187 बहुत सिंपल है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, साफ साफ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो उसे क्या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो एग्जांपल आप रीड कर लोगे। इम्प्लाइड अथॉरिटी है, जब खुद से बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, पर ऑर्डिनरी कोर्स में ऐसा हो जाता है। एग्जांपल 1 चेक करते हैं, पर्सन रियलाइजेस रेंट एंड गिव्स इट टू द लैंडलॉर्ड, तो नेचुरल सी बात है वो बिहाफ पे ही कर रहा है काम, चाहे कुछ बोला नहीं गया कि तू मेरा एजेंट है, मैं तेरा प्रिंसिपल, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, बट उसे एक सिंपल सी बात बोल दे कि तू हर महीने क्या कर, रेंट कलेक्ट करके मेरे को दे दे, तो नेचुरल सी बात है वो एजेंट ही माना जाएगा। एजेंसी बाय एस्टॉपल चेक करते हैं, एस्टॉपल वाले आपके पास कई बार आए हैं, आपके पास पार्टनरशिप में भी आए हैं, फाउंडेशन में भी आए हैं, तो मतलब फाउंडेशन में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में भी आ रखे हैं। एस्टॉपल से एक बार चेक कर लेते हैं, एजेंसी एस्टॉपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, प्रिंसिपल इज ऑन दैट व्हेन वन पर्सन बाय डिक्लेरेशन, उसने कुछ कहा किया दिखाया, है ना, कहा किया दिखाया, टू अदर पर्सन, ठीक है, जिससे कि अदर पर्सन बिलीव कर रहा है कि ये बात सच है, ठीक है जी। ही शैल नॉट बी अलाउड टू डिनाई हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, शैल बी स्टॉप टू डिनाई द बेस्ट कंटेंट। बात को समझते हैं, एक पर्सन है मिस्टर बी ऐसा शो कर रहा है कि वो एजेंट है, जैसे
आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, आपने शॉप के पास बाहर देखा है कि कई बार शॉप के बाहर भी स्टॉल सा लग जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या हुआ, एक पर्सन खड़ा हुआ था। जनरली क्या होता है, तो जो शॉप का सामान होता है कई बार सेल का, ठीक है, या कुछ आउट ऑफ, आप कह सकते हो आउट ऑफ सीजन स्टॉक है, वो बाहर कई बार एक टेंट लगा के लगा दिया जाता है, ठीक है जी। अब आप जा रहे थे वहां से, आपने देखा हाँ भाई ये सामान है, कोई सेल्स पर्सन वहां पे खड़ा हुआ था या कोई नहीं खड़ा हुआ था, तो जब आप गए तो ना अंदर से एक पर्सन आया, ठीक है, वहां पे बाहर उसने आपको सामान दिखाया, ठीक है जी। अब ऐसे केस में देखा जाए तो आपने सामान खरीदा, ठीक है, पर क्या दिखा आपको, आपको दिखा कि जो पर्सन खड़ा हुआ है भाई वो एजेंट है, आपने देखा कि ये तो एजेंट है। पीछे क्या है, जैसे आप मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, रिलायंस फुटवेयर है, ये जनरली ऐसा करता है, ठीक है। अब जो पर्सन सेल्स पर्सन खड़ा होगा बाहर टेंट लगा के, तो मैं क्या मानूंगी, वो रिलायंस फुटवेयर का एम्प्लॉय है, वहीं का एजेंट है, ठीक है जी। तो ऐसे केस में देखा जाए या तो साफ साफ बोर्ड लगवा देता रिलायंस वाला कि भाई ये पर्सन अलग है, या उसका नाम लिखवा देते हैं, भाई इसकी शू की अलग चीज है, मान लो कि कुछ भी है ABC करके शू, अपनी शॉप का नाम अलग बना दिया, टेंट के नीचे जो भी है, ठीक है जी। पर अब जो नहीं लिख रहा तो हम क्या मान के चल रहे हैं, ये तो साफ साफ ये दिखाया जाए कि रिलायंस ट्रेंड फुटवेयर का ही है, ठीक होते हैं। अब ऐसे केस में क्या कल को कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, मुझे फुटवेयर में प्रॉब्लम आई, ठीक है, वहां पे देखा मुझे टेंट ही नहीं है, मैं गई अंदर शॉप में गई, मैंने कहा भाई तुम्हारा ही था, ये सामने बंदा था, वो कह रहा है मेरा तो है ही नहीं था, ठीक है, मैं कहूंगी तुमने तो कहीं से दिखाया ही नहीं था, तुम्हारा नहीं था। एक ऐसी मुझे प्रेजेंटेशन दी गई है जिससे मुझे लग रहा है कि ये रिलायंस फुटवेयर की ही एक तरीके से आगे एक्सटेंशन है, तो गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे सामने वो ऐसा कर रहा है, ठीक है, तुम्हारी शॉप से वो निकल के बंदा आया, चाहे तुम्हारा दोस्त है या जो भी है, बट अब तुम्हारी ही अकाउंटेबिलिटी मानी जाएगी, या तुम एक साफ साफ बोर्ड लगा देते कि मेरा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक होती है बात। another person to believe a thing, अब मैंने तो वो कर लिया ट्रू, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ, हो सकता है मुझे लगता है कि ये लोकल है कोई और है तो मैं ना लेती, बट रिलायंस की वजह से मैंने ले लिया। ही शैल नॉट बी अलाउड, अब वो डिनाई नहीं कर सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कह रहा है, आप पढ़ के आए हो, where an agent has without authority done acts or incurred obligations on behalf of his principal is bound by such acts, ठीक है जी। कब, जब प्रिंसिपल दिखाई नहीं रहा, वो कह रहा है, प्रिंसिपल कह रहा है कि हाँ भाई मैं तो चुप हूँ, ठीक है आप चुप हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप ऐसी प्रेजेंटेशन तो दे रहे हो ना जिससे थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है, जिससे कि किसी कस्टमर को या कोई भी पब्लिक को लग रहा है कि ये तो आपका एजेंट ही है। यहाँ तक कर लेना आपने, यहाँ तक आपका, उसके बाद तो रिपीट है। अकॉर्डिंग टू 237 चेक करते कंडीशंस। प्रिंसिपल ने कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन दी, जैसे उसकी शॉप के सामने टेंट लग गया, मस्ट बी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड सी बात है। रिप्रेजेंटेशन मस्ट स्टेट दैट एजेंट हैज एन अथॉरिटी टू डू सर्टेन एक्ट्स, बट असल में उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। रिप्रेजेंटेशन से ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बेच सकता है सामान उसके रिलायंस के नाम से। प्रिंसिपल मस्ट हैव इंड्यूस द थर्ड पार्टी बाय सच प्रेजेंटेशन, नेचुरल सी बात है अट्रैक्ट होगा थर्ड पर्सन। थर्ड पार्टी मस्ट हैव बिलीव द रिप्रेजेंटेशन और उसने कॉन्ट्रैक्ट में। इसका एग्जांपल रीड करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एक प्रिंसिपल ने सेवरल मंथ तक परमिट किया सुनील को कि तुम बाय करो गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रसाद, ठीक है, एंड ही हैज पेड फॉर द गुड्स बॉट बाय सुनील। अब उसके बाद वो जाके कह रही है कि हाँ भाई मैंने तो रिफ्यूज करना है, ठीक है, आगे से कह रही है कि भाई ये गुड्स मैंने नहीं, पैसा नहीं देना है। कह रहे कैन नॉट रिफ्यूज टू पे प्रसाद हु सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुनील इन द बिलीव, कि भाई साफ साफ दिख रहा है कि हाँ अब ये तो वो तो मान के चलेगा सुनील कि भाई ये पर्सन कौन है, प्रसाद, मान के क्या चलेगा ये पर्सन कौन है, इसका एजेंट है, ठीक है ना। तो जब ऐसा मान के चल रहा है वो पर्सन, तो भाई उसके बिलीफ को हटाओ, या तो उसके बिलीफ को वहां से चेंज करो। कैसे, उसे बता दो कि पहले ये मेरा एजेंट था, अब मेरा एजेंट नहीं है। अगर तुम नहीं बताओगे तो वो मान के चलेगा एजेंट है, क्योंकि तुम्हारी तरफ से पूरी रिप्रेजेंटेशन थी, तुम पैसा देते रहे टाइम टू टाइम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक हफ्ते बाद तुम पैसा नहीं दोगे, है ना, तो अब हम मान के चलेंगे कि तुम पैसा देते रहोगे। तो ये चीज गलत है, तुम्हें बताना चाहिए, साफ साफ आके बता दो कि अब इसके बाद मैं कोई पैसा सुनील
के द्वारा जो भी किया गया है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उसका मैं कोई पैसा नहीं दूंगी, ऐसा बताना चाहिए था। ठीक होती है बात। फिर आगे चेक करते हैं नेसेसिटी। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी अराइजेस ड्यू टू सम एमरजेंट सर्कमस्टांसेस। मतलब भाई कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिस वजह से, कोई ऐसी नेसेसिटी आ गई जिस वजह से अपने आप ही एजेंसी बन गई। एग्जाम्पल चेक करना। Raja has a large farm on which Shyam is the caretaker. Raja is in Canada. There is a huge fire on the farm. तो नेचुरल सी बात है, कौन टेक केयर कर रहा है? श्याम कर रहा है। एजेंट बन जाता है टू सेव द प्रॉपर्टी। नो डाउट लायबल एक्सपेंसेस के लिए रहेगा, है ना, प्रिंसिपल लायबल रहेगा। बट ऐसे फटाफट से कई बार डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जिससे हम कह सकते हैं भाई कुछ लिखा नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया, इम्प्लाई नहीं किया, पर नेसेसिटी थी उस टाइम फटाफट से एजेंसी का एजेंट की तरह काम करना जरूरी था। रेटिफिकेशन चेक करते हैं। रेटिफिकेशन आपको याद आ जाएगा कि एक पर्सन कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसकी उसे अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, पर जिस पर्सन के पास अथॉरिटी थी वो अप्रूव कर रहा है उन एक्ट्स को। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल जनरली मैंने फाउंडेशन में लिया होगा। एक शॉपकीपर है, उसके मान लो कि शूज की शॉप है, ठीक है, उसके वहाँ पे एक सेल्स पर्सन है। वो सेल्स पर्सन को कहता है कि देखो मैं तो 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम ध्यान से शूज को बेचना, प्रॉपर आराम से, जो भी आए कोई आए पर्सन अटेंड करना कस्टमर को, ठीक है, जितना ज्यादा सेल हो उतना अच्छा है, तुम ज्यादा सेल करने का एफर्ट करना, ठीक है जी। एक कस्टमर आता है, कस्टमर शूज देखने लगता है, शूज में एक शोपीस दिखता है, जहाँ शॉप में पड़ा हुआ एक शोपीस दिखता है, ठीक है जी। अब ऐसे केस में वो कहता है ये शोपीस मुझे खरीदना है। कस्टमर कहते हैं ये बिकाऊ नहीं है, ये सेल के लिए नहीं है। वो कहता है तुम इसके जितने पैसे मांगोगे मैं उसे ज्यादा दूंगा, मुझे ही बेच दो। अब ऐसे केस में ना क्या हुआ, उसने बेच दिया, ठीक है, जितने पैसे मिले उसने फटाफट प्रिंसिपल को, जैसे ही वो आया 15 दिन बाद उसने दे दिए। तो प्रिंसिपल कहता है, शॉपकीपर कहते हैं भाई ये बेचने के लिए कहा ही नहीं था, उसने कहा इतने पैसे मिले हैं देखो। शॉपकीपर भी खुश हो गया, उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। यानी कि अथॉरिटी तो नहीं थी बेचने की सेल्स पर्सन के बाद, पर फिर भी उसने बेचा, ठीक है, अथॉरिटी के बिना। पर जब प्रिंसिपल को पता चला उसने अथॉरिटी दे दी, इम्प्लाई कर दिया, करेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होती। यहाँ तक की बात क्लियर? अप्रूव कर दिया। राइट ऑफ अ पर्सन एज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। सेल्स पर्सन ने काम किया बट विदाउट द नॉलेज, अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है जी। He may elect to ratify or disown such acts. शॉपकीपर चाहे तो क्या करेगा भाई, वो रेटिफाई कर देगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उसे रेटिफाई कह देते हैं। सेम इफेक्ट विल बी फॉलो एज इफ ही हैड बीन परफॉर्म बाय हिज अथॉरिटी। इन सिंपल वर्ड, रेटिफिकेशन का मतलब है प्रीवियस एक्ट को अप्रूव करना जो कि अथॉरिटी के बिना हुई है। इसका एग्जांपल रीड कर लेना आपने। फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे का एसेंशियल्स वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। साथ साथ जरूर आपने सारा काम रखना है।